नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अंकिता। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। निर्भया को मिला इंसाफ। चारों गुनहगारों पवन, मुकेश, अक्षय और विनय को तिहाड़ जेल में आज सुबह दी गई फांसी। निर्भया के परिजनों ने सरकार और न्यायालय को कहा धन्यवाद। 16 दिसंबर 2012 की रात दिल्ली में हुई थी वारदात। कोरोना वायरस से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से मांगा सहयोग। रविवार सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक जनता कर्फ्यू का आह्वान। जरूरी सामान का संग्रह करने की होड़ से बचने की सलाह। आर्थिक कार्यबल बनाने का किया ऐलान। निजी नियोक्ताओं से कर्मचारियों का वेतन नहीं काटने की भी अपील। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने उठाए और एहतियाती कदम। 22 मार्च से एक हफ्ते के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक। वेंटिलेटर्स और मास्क के निर्यात पर भी प्रतिबंध। यूरोप में कोरोना से 4,752 लोगों की मौत। इटली में मरने वालों की संख्या हुई चीन से भी ज्यादा। लोकसभा के एजेंडे में बैंकिंग विनियमन संशोधन विधेयक 2020 समेत 3 अहम विधेयक। दोनों सदनों की कार्यसूची में प्राइवेट मेंबर के संकल्प शामिल। सूचना और प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति का प्रतिवेदन भी होगा पेश। मध्य प्रदेश में बहुमत परीक्षण आज। सुप्रीम कोर्ट ने आज शाम 5 बजे तक विधानसभा में फ्लोर टेस्ट का दिया है आदेश। पूरी कार्यवाही की होगी वीडियो रिकॉर्डिंग। विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस के 16 बागी विधायकों के इस्तीफे किए मंजूर। आखिरकार 7 साल बाद निर्भया को न्याय मिल गया है। आज सुबह 5:30 बजे के तय वक्त पर दिल्ली के तिहाड़ जेल में निर्भया मामले के चारों दोषियों को फांसी हो गई। जेल प्रशासन के मुताबिक चारों गुनहगारों को एक साथ फांसी पर लटकाया गया। तिहाड़ जेल के अधिकारियों के मुताबिक जेल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब एक साथ 4 दोषियों को फांसी के फंदे पर लटकाया गया। निर्भया गैंगरेप और हत्या के चारों दोषियों मुकेश सिंह, अक्षय ठाकुर, विनय शर्मा और पवन गुप्ता की मौत की पुष्टि डॉक्टर्स ने कर दी है। दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में डॉक्टरों की टीम बॉडी का पोस्टमार्टम करेगी। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी की जाएगी। पोस्टमार्टम के बाद चारों शवों को परिजनों को सौंप दिया जाएगा। दिल्ली की एक अदालत ने सभी 4 दोषियों का 20 मार्च के लिए डेथ वारंट जारी किया था। निर्भया की मां ने दोषियों की फांसी के बाद कहा कि आज देश की बच्चियों को इंसाफ मिला। उन्होंने कहा कि निर्भया केस में देरी की तकनीक अपनाई गई, लेकिन शीर्ष अदालत ने सबको खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें देर से ही सही, लेकिन न्याय मिला। फाइनली उनको फांसी पे लटका दिया गया है। ये आज 7 साल का संघर्ष है। मुझे को फांसी पे लटकाया गया है। ये पहली बार है कि पहली बार उसको इंसाफ मिला। आज का दिन 20 मार्च है। आज का दिन हमारी बच्चियों के नाम, हमारी महिलाओं के नाम, क्योंकि आज का दिन निर्भया को इंसाफ मिला, पूरे देश के बच्चियों को इंसाफ मिला। मैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। खासकर देर से ही सही इंसाफ मिला। मैं अपने जुडिशरी को, अपने न्याय व्यवस्था को, अपने राष्ट्रपति महामहिम को, अपने सरकारों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जिस तरह से निर्भया के केस में डिले टैक्टिक्स अपनाई गई, एक एक करके पटिशन डाली गई, लेकिन जिस तरह से पटिशन डाली गई उसी तरह से हमारी अदालतों ने सक्रिय होकर एक एक पटिशन को खारिज किया। फांसी से पहले देर रात निर्भया गैंगरेप मामले के दोषियों ने फांसी पर रोक लगाने के लिए पहले दिल्ली हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने ही फांसी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और दोषियों की याचिका को खारिज कर दिया।
इस मामले में और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता बिपिन चौहान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधे रुख करते हैं। बिपिन, 7 साल के लंबे इंतजार के बाद आज निर्भया को इंसाफ मिला है और देश में पहली बार ऐसा हुआ है जब 4 लोगों को एक साथ फांसी के फंदे पर लटकाया गया है और देश में दूसरे पीड़ित बेटियों को भी इंसाफ मिलने की अब उम्मीद जाग गई है। बिपिन, जी अंकिता, बिल्कुल जैसे कि इस पूरे मामले में देखें तो निर्भया जो गैंगरेप केस था वो पूरे देश को एक तरह से झकझोर कर रख दिया था। उसने पूरा देश इस मुहिम में एकजुट हो गया था, जिसके बाद इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई गई और 9 महीने में ही फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इस पर अपना जजमेंट दिया और फांसी पर मोहर लगाई। उसके बाद 6 महीने में हाई कोर्ट ने भी अपना इसी पर फांसी पर ही मोहर लगाते हुए 6 महीने में अपना जजमेंट दे दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद ये मामला 2 साल तक सुनवाई के लिए ही नहीं आ पाया, क्योंकि इसमें जो निर्भया का परिवार था वो इस मामले में पार्टी नहीं था, क्योंकि जो दोष जिसकी तरफ से एफआईआर लगती है उसकी तरफ से सरकार केस लड़ती है। तो 2 साल तक सरकार की तरफ से इस मामले में किसी तरह से नहीं उठाया। जब 2016 में पीपी अपॉइंट हुआ दिल्ली सरकार की तरफ से, उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए आया, जो पोस्ट लंच हफ्ते में 2 दिन के लिए सुनवाई करती थी, जिसके बाद 2017 में उन्होंने भी इस पर मोहर लगाई। लेकिन जो दोषियों के वकील थे उन्होंने डिले टैक्टिस करते हुए इसमें जब रिव्यू फाइल हुआ, 3 लोगों ने रिव्यू किया था, उसके बाद एक का रिव्यू फाइल नहीं किया और क्यूरेटिव का जो टाइम लिमिट हमारी तरफ से नहीं है, कोर्ट की तरफ से नहीं है, उसका पूरा फायदा उठाते हुए इसे जितना लंबा हो सकता था उतना लंबा खींचा। लेकिन अब अगर बात करें इस पूरे मामले में तो न्यायपालिका के जो लूप होल्स थे वो भी दोषियों के वकील ने खोल दिए, जिन्हें भरने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नहीं तो इस केस का हवाला देकर दूसरे केसों में भी इसी तरह की डिले टैक्टिस आजमाई जाएगी। रात को पूरी रात उन्होंने इसी तरह के मामले उठाए। इसके बाद यहाँ पर इंसाफ जरूर मिल गया है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो आखिरकार 7 साल के लंबे इंतजार के बाद निर्भया को इंसाफ मिला है। निर्भया के सभी गुनहगारों को आज सुबह 5:30 बजे तिहाड़ जेल में फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया गया। आइए हम आपको बताते हैं कि इस मामले में कब कब क्या हुआ। 16 दिसंबर 2012 वसंत विहार में पैरामेडिकल की छात्रा के साथ एक नाबालिग समेत 6 लोगों ने चलती बस में दरिंदगी की। 3 जनवरी 2013 दिल्ली पुलिस ने 5 बालिग अभियुक्तों के खिलाफ कई मामलों में केस दर्ज किया। 28 जनवरी 2013 जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने एक अभियुक्त को नाबालिग माना। 11 मार्च 2013 आरोपियों में से एक राम सिंह ने तिहाड़ जेल में फांसी लगाकर खुदकुशी की। 31 अगस्त 2013 निर्भया मामले में पहला फैसला जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की तरफ से आया, जिसमें नाबालिग को दोषी मानते हुए 3 साल की सजा दी गई। 13 सितंबर 2013 फास्ट ट्रैक कोर्ट ने चारों दोषियों को मौत की सजा सुनाई। 1 नवंबर 2013 दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले की रोजाना सुनवाई शुरू की। 13 मार्च 2014 दिल्ली हाई कोर्ट ने चारों आरोपियों की फांसी की सजा को बरकरार रखने का फैसला सुनाया। 3 अप्रैल 2016 सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई शुरू हुई। 27 मार्च 2017 सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित। 5 मई 2017 सुप्रीम कोर्ट ने चारों आरोपियों की फांसी की सजा बरकरार रखी। 13 दिसंबर 2018 निर्भया के माता पिता ने दोषियों की फांसी की सजा की मांग करते हुए पटियाला हाउस कोर्ट गए। 18 दिसंबर 2019 अक्षय की पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज, फांसी की सजा बरकरार। 7 जनवरी 2020 पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया के दोषियों को जारी किया डेथ वारंट। पहला डेथ वारंट 22 जनवरी को सुबह 7 बजे फांसी देने का आदेश। दूसरा डेथ वारंट 17 जनवरी, जिसमें 1 फरवरी को सुबह 6 बजे फांसी देने का आदेश था। तीसरा डेथ वारंट 17 फरवरी, जिसमें 3 मार्च को सुबह 6 बजे फांसी का आदेश था। 2 मार्च 2020 पटियाला हाउस कोर्ट ने डेथ वारंट पर रोक लगाई। चौथा डेथ वारंट 5 मार्च को, जिसमें 20 मार्च को सुबह 5:30 बजे फांसी का आदेश दिया गया। 20 मार्च 2020 तिहाड़ जेल में दी गई निर्भया के चारों दोषियों को फांसी। और बुलेटिन में अब रुख करेंगे कोरोना वायरस से जुड़ी खबरों का।
कोरोना वायरस से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से सहयोग मांगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में लोगों से घरों में ही रहने का अनुरोध करते हुए रविवार को जनता कर्फ्यू का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को छोड़कर किसी को भी घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। उन्होंने 22 मार्च को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक लोगों को जनता कर्फ्यू का पालन करने को कहा। प्रधानमंत्री ने अस्पतालों, हवाई अड्डों और अन्य स्थानों पर अपनी परवाह किए बगैर काम करने वालों का आभार जताया। उन्होंने रविवार शाम 5 बजे उन लोगों का आभार व्यक्त करने को कहा जो कोरोना वायरस से निपटने में शामिल हैं। जनता कर्फ्यू यानी जनता के लिए, जनता द्वारा खुद पर लगाया गया कर्फ्यू 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। इस जनता कर्फ्यू के दरमियान कोई भी नागरिक घरों से बाहर न निकले, न सड़क पे जाए, न मोहल्ले में या सोसाइटी में इकट्ठे हो, अपने घरों में ही रहे। प्रधानमंत्री ने वैश्विक महामारी से निपटने के लिए संकल्प और संयम का मंत्र दिया। उन्होंने बुजुर्गों से आग्रह किया कि वे घर के अंदर ही रहें। हमें ये संकल्प लेना होगा कि हम स्वयं संक्रमित होने से बचेंगे और दूसरों को भी संक्रमित होने से बचाएंगे। साथियों, इस तरह की वैश्विक महामारी में एक ही मंत्र काम करता है, हम स्वस्थ तो जग स्वस्थ, हम स्वस्थ तो जग स्वस्थ। दूसरी अनिवार्यता है, वो है संयम। और संयम का तरीका क्या है? भीड़ से बचना, घर से बाहर निकलने से बचना। हमारा संकल्प और संयम इस वैश्विक महामारी के प्रभाव को कम करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है कि हमारे परिवार में जो भी सीनियर सिटीजन्स हो, 60-65 वर्ष की आयु के ऊपर के व्यक्ति हो, वो आने वाले कुछ सप्ताह तक घर से बाहर न निकलें। प्रधानमंत्री ने इस महामारी के कारण आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए वित्त मंत्रालय के तहत कोविड-19 आर्थिक कार्यबल बनाने की घोषणा की है। कोरोना महामारी से उत्पन्न हो रही आर्थिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने, भारत सरकार के वित्त मंत्री के नेतृत्व में, फाइनेंस मिनिस्टर के नेतृत्व में सरकार ने एक कोविड-19 इकोनॉमिक रिस्पांस टास्क फोर्स, इसके गठन का फैसला लिया है। ये टास्क फोर्स सारे स्टेक होल्डर से नियमित संपर्क में रहते हुए, फीडबैक लेते हुए, हर परिस्थिति का आकलन करते हुए निकट भविष्य में फैसले लेगी। ये टास्क फोर्स ये भी सुनिश्चित करेगी कि आर्थिक मुश्किलों को कम करने के लिए जितने भी कदम उठाए जाएं, उन पर प्रभावी रूप से अमल हो। प्रधानमंत्री ने लोगों को जरूरी सामान का संग्रह करने की होड़ से बचने की सलाह दी। साथ ही निजी नियोक्ताओं से कर्मचारियों का वेतन नहीं काटने की भी अपील की। संकट के इस समय में मेरा देश के व्यापारी जगत, उच्च आय वर्ग से भी आग्रह है कि अगर संभव है तो आप जिन जिन लोगों से सेवाएं लेते हैं उनके आर्थिक हितों का ध्यान रखें। हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में ये लोग दफ्तर ना आ पाएं, आपके घर ना आ पाएं। ऐसे में उनका वेतन न काटें,
पूरी मानवीयता के साथ, संवेदनशीलता के साथ फैसला ले। हमेशा याद रखिएगा, उन्हें भी अपना परिवार चलाना है, अपने परिवार को बीमारी से बचाना है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में वो सरकार के सभी प्रयासों का समर्थन करेगी। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लोगों के साथ खड़े हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम लोग ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी और उसके कार्यकर्ता सरकार के किसी भी प्रयास, कोशिश जो कि इस महामारी से लड़ने के लिए होगी, उसके साथ में पूरी तरीके से खड़े हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की दृष्टि से अपील करता हूं, हमारे 18 करोड़ जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, वह अपने आप को संलग्न करते हुए इस सुझाव को जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दी है और जो देश के नाम उन्होंने संदेश दिया है, उसमें अपना सकल सहयोग करें। हमारे 18 करोड़ सदस्य दिन रात एक करके इसमें अपना योगदान करेंगे, ऐसा मैं विश्वास रखता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से प्रेरित होकर भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और टीम के साथी खिलाड़ियों और दूसरे खेल के शीर्ष खिलाड़ियों ने भी कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए सभी भारतीयों से जनता कर्फ्यू का पालन करने की अपील की है। इस बीच देश भर में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 4 हो गई है। वहीं अब तक संक्रमित 195 मामलों में से 20 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना से संक्रमित लोगों में 25 विदेशी नागरिक भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर कोरोना वायरस से निपटने के उपायों पर चर्चा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री कोरोना वायरस से निपटने के लिए लोगों और स्थानीय अधिकारियों से सहयोग की अपील कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि भारत सार्क देशों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए गए प्रस्तावों पर तेजी से काम कर रहा है। इमरजेंसी फंड जारी शुरू हो चुके हैं। कई सार्क देशों ने मास्क, दस्ताने आदि की मांग की है। $10 मिलियन से ज्यादा का सहयोग भारत कर चुका है। इसके साथ ही विदेश मंत्रालय ने बताया कि मंत्रालय कोरोना के लिए कंट्रोल रूम की क्षमता को बढ़ा रहा है। यहां हर दिन 400 ईमेल और 1000 से ज्यादा कॉल आ रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ईरान से 590 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। वहीं स्थिति काफी गंभीर है और उन्हें लाने की कोशिश की जा रही है। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने पर विचार विमर्श के लिए मंत्रियों के एक उच्च स्तरीय समूह की बैठक हुई। बैठक में 22 मार्च से 29 मार्च तक सभी अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक यात्री उड़ानों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया गया है। बैठक में कोविड-19 की रोकथाम और प्रबंधन के लिए वर्तमान स्थिति और कार्रवाई की समीक्षा की गई है। इस बीच केंद्र सरकार ने 50% कर्मचारियों को घर में ही काम करने को कहा है। सरकार की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक ग्रुप बी और सी के 50% कर्मचारी रोजाना ऑफिस आएंगे। इन कर्मचारियों को एक हफ्ते के रोस्टर में काम करने का निर्देश दिया गया है। ये आदेश 4 अप्रैल 2020 तक लागू रहेगा। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने कोरोना वायरस के संक्रमण का पता लगाने के लिए 12,426 लोगों के 13,000 से अधिक नमूनों की जांच की है। आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि देश में अब तक सामुदायिक संक्रमण और तीसरे चरण की शुरुआत का कोई प्रमाण नहीं है। कोरोना वायरस प्रकोप के मद्देनजर सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर फंसे 60 भारतीय छात्रों को मुंबई लाया गया है। इससे इन छात्रों के परिवार वालों को राहत मिली है। अधिकांश छात्र महाराष्ट्र से सिंगापुर एयरलाइंस की उड़ान में छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे। अधिकांश छात्र फिलीपींस में मेडिकल कोर्स कर रहे हैं।
हमारी संवाददाता अनु दीवान इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं। सीधे रुख करते हैं अनु का। अनु, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में लोगों से घरों में ही रहने का अनुरोध किया है और रविवार को जनता कर्फ्यू का आह्वान किया है, और क्या कुछ अपडेट इस सिलसिले में आपको मिल रहा है? बिल्कुल अंकिता, जिस तरह से अगर हम देखें कोरोना वायरस के मामले जो हैं वो 195 पर पहुंच गए हैं। मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं और इसका एक ही जिसे कह सकते हैं उपाय है कि लोग जितना हो सके अपने घरों में रहें, अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रख पाएंगे। इसी के मद्देनज़र अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से एक सोशल डिस्टेंसिंग की अपील की है कि अगर वो रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक अपने ही ऊपर कर्फ्यू लगा के रखते हैं तो ये काफ़ी एक सहयोग साबित होगा इस सिचुएशन से, इस कोरोना वायरस की सिचुएशन से निपटने के लिए। प्रधानमंत्री की ये अपील अब लोग किस तरह लेते हैं, क्योंकि रविवार का दिन है। हालांकि अगर हम देखें तो देश भर में कई जगहों पर कई बड़े जगह जो है वो बंद कर दी गई हैं, तो कोई ऐसा लोगों के पास अब रास्ता भी नहीं है। अगर वो रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक अपने ऊपर कर्फ्यू, उनका मतलब है अपने ऊपर कर्फ्यू, ना तो आसपास के लोगों से मिले, ना अपने रिश्तेदारों से मिले, ना ही किसी तरह का कोई आपसी बातचीत। बिल्कुल, और यही सहयोग यहाँ पर आम लोगों से, आम जनता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मांगा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो दुनिया के कई देशों में जानलेवा कोरोना वायरस से दहशत का माहौल है। चीन, इटली, ईरान, अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमीरात, स्पेन, मलेशिया, श्रीलंका समेत करीब 170 देशों में कोरोना वायरस से 9000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। फ्रांस में कोरोना वायरस से बीते 24 घंटे में 108 लोगों की मौत हुई है। यूरोप में 4752 लोगों की मौत हुई है। वहीं एशिया में 3417 लोगों की मौत हुई है। कोरोना वायरस से प्रभावित लोगों का आंकड़ा 2.25 लाख से ऊपर पहुंच गया है, जिसमें 85,714 मरीजों की रिकवरी हुई है। यूरोप अब वो क्षेत्र है जहां कोविड-19 सबसे अधिक तेजी से फैल रहा है। यूरोप में अब तक कुल 4752 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस के कारण इटली में मरने वालों की संख्या चीन से अधिक हो गई है। कल इटली में 427 और लोगों की मौत के साथ इस विषाणु से मरने वालों की कुल संख्या 3405 तक पहुंच गई है, जबकि चीन में अब तक 3245 लोगों की मौत हुई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नोवेल कोरोना वायरस के कारण प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितियों का सामना कर रहे अमेरिकी लोगों की मदद के लिए अरबों डॉलर की आपातकालीन आर्थिक सहायता संबंधी विधेयक पर हस्ताक्षर किए हैं। साथ ही अमेरिका ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए मलेरिया रोधी दवा क्लोरोक्वीन को मंजूरी दे दी है। एथेंस में टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों की मशाल कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए खाली स्टेडियम में ओलंपिक समिति को सौंपी गई। कोरोना वायरस की वजह से घरेलू रिले को भी रद्द कर दिया गया है। वहीं स्टेडियम में दर्शकों के आने पर मनाही थी। श्रीलंका में कोरोना वायरस के मद्देनजर अगले महीने होने वाले संसदीय चुनावों को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। यहां 25 अप्रैल को संसदीय चुनाव होने थे। वहीं सरकार ने पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में हालात को देखते हुए कर्फ्यू लगा दिया है। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का आज 13वां दिन है और शुक्रवार होने की वजह से दोनों सदनों के एजेंडे में प्राइवेट मेंबर के कामकाज शामिल हैं। राज्यसभा के एजेंडे में प्राइवेट मेंबर के संकल्प शामिल हैं। संकल्पों के जरिए सदस्य जनहित से जुड़े मुद्दे उठाएंगे। सदन में रसायन और उर्वरक संबंधी संसदीय स्थायी समिति का प्रतिवेदन पेश किया जाएगा। इसके अलावा सूचना और प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति का प्रतिवेदन भी पेश होगा। वहीं लोकसभा की कार्यसूची में भी प्राइवेट मेंबर के संकल्प शामिल हैं। इसके अलावा विचार और पारित किए जाने के लिए 3 अहम विधेयक भी शामिल हैं। इनमें प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक 2020, बैंककारी विनियमन संशोधन विधेयक 2020 और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कानून संशोधन विधेयक 2020 शामिल है। साथ ही सूचना और प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति का प्रतिवेदन भी पेश होगा। हमारी संवाददाता कृति मिश्रा इस वक्त संसद परिषद से हमारे साथ जुड़ी हैं। सीधे रुख करते हैं कृति का। कृति, संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का आज 13वां दिन है। शुक्रवार होने की वजह से दोनों सदनों के एजेंडे में प्राइवेट मेंबर के कामकाज शामिल हैं और क्या कुछ खास है? जी हाँ अंकिता, आपने जैसा कहा कि आज शुक्रवार का दिन है और शुक्रवार के दिन जो प्राइवेट मेंबर बिजनेस है उसके ट्रांजैक्शन के लिए अलॉट किया जाता है। तो राज्यसभा की अगर बात की जाए
तो कई सारे प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन हैं। मिसाल के तौर पे देखिए, जो हरनाथ सिंह यादव जो मेंबर हैं वो एक रेजोल्यूशन लाएंगे कि किस तरह से देश में जो बढ़ती पॉपुलेशन है उस पर अंकुश लगाया जाए। वहीं राकेश सिन्हा एक रेजोल्यूशन लाएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो सोशलिज्म शब्द प्रियम्बल में ऐड किया गया है उसको हटाया जाए और जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो डॉक्टर अंबेडकर की परिकल्पना थी उसको लागू किया जाए। इसके अलावा जो मेंबर वाइको हैं वो एक प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन लाएंगे कि किस तरह से इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर है उसको आगे बढ़ाया जाए। वहीं अगर लोकसभा की बात की जाए तो दो बेहद अहम बिल है, बैंकिंग रेगुलेशन और मेजर पोर्ट, तो बेहद अहम बिल दोनों ही सदनों में। अंकिता, चलिए कृति, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मध्य प्रदेश में सियासी उठापटक तेज हो गई है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार बचेगी या नहीं, इसका फैसला आज शाम 5 बजे तक हो जाएगा। विधानसभा की विशेष बैठक आज दोपहर 2 बजे बुलाई गई है। ये बैठक उच्चतम न्यायालय के आदेश की आज्ञा का पालन करते हुए बुलाई गई है। कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट की वीडियोग्राफी कराने के भी निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर ने कांग्रेस के 16 बागी विधायकों के इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं। फिलहाल ये सभी विधायक बेंगलुरु में हैं। वहीं बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर बीजेपी विधायक दल की सुरक्षा की मांग की है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आपसे कुछ ही देर में देखिए ब्रेकफास्ट न्यूज। नमस्कार।